ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और कल से एक हमारे जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हस्ती हैं, जो पाकिस्तान के सिपह सलार हैं, जो पूरे पाकिस्तान को वही चला रहे हैं हमारी सरांखों पे, हमारे मुल्क के जो डिफेंडर हैं, हाफिज साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ बड़ी मजे की एक स्पीच की। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो बातें की जो यानी उनके मुंह पे हर लफ्ज जो है ना वो एक चपेड़ की तरह होना चाहिए था कि आप चलें ये बातें जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में खून पसीना बहाते हैं, पाकिस्तान की गुर्बत, पाकिस्तान के सुख दुख में शामिल होते हैं, जो पाकिस्तान जिस बुराई से गुजरता है उसकी कीमत उन्हें भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन अगर उनके अल्फाज ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर अपनाए जाएं तो वो तो बेचारे मुनाफिकत के जुमरे में आते हैं। तो चले देखते हैं उन्होंने ऐसी क्या स्पीच की है जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको कल से बड़ी आग लगी हुई बेचारों को। वो ट्विटर पे वीडियोस डाली जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अशोक स्वेन ही है मेरा ख्याल उनका नाम, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था 3-4 साल पहले, उन्होंने भी पहली दफा इसको क्रिटिसाइज किया, वरना वो हर चीज जो पाकिस्तान करते हैं उसको सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो चले देखते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी स्पीच की है। 8 मिनट की स्पीच है और बड़ी धुएंधार स्पीच है, और वैसे तो इसके छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए, लेकिन पूरी स्पीच को देखते हैं। ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी वेस्टर्न क्लोथ्स में बैठे हुए ऊंचे ऊंचे खड़े होकर तालियां मारे, क्या लोग हैं। तो जरा देखते हैं ये है क्या। ओहो, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces. Achha. And I'm extremely grateful each one for these sentiments and for these emotions that you have for us. अच्छा, Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. डॉलर जो आते हैं बाहर से, क्या करें बेचारे। You're not only the ambassador of Pakistan, you're of course the warrior, the soldier of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way तभी सारी दुनिया वाले परेशान हुए इनसे, ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह गोरे बेचारे सरों को हाथ मारे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या सोल्यूशन डाले। तभी आपके जो ब्रादराना मुल्क हैं सऊदी अरब और यूएई, और आए दिन आपके वीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ये रोशनी ठरका रहे हैं। देखते हैं असल में ये पूरा जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे मुल्क की जो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है वो इतनी कंफ्यूज्ड है कि जिसके बानी ने ये कहा कि हमारा आइन आज से 1400 साल पहले लिखा जा चुका था, लेकिन एक भी शिक इस्लामी नहीं डाली बीच में। हाथ काटना, कोड़े लगाना, बुरके पहनाना, तालिबान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इस्लाम की साइड से, वो कम से कम कंफ्यूज्ड नहीं है। वो अपनी फाउंडेशनल आइडियोलॉजी पे जो उनकी अमारात उन्होंने बनाई है उसके ऊपर वो कंफ्यूज नहीं है। ये कंफ्यूज है ना इधर के ना उधर के। गोरे का निजाम लगाया हुआ, गोरे का पीनल कोड अपनाया हुआ, गोरे की ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई हुई है, और ये आर्म्ड फोर्सेस जो है, ये वेस्टर्न जो आर्मी है उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही है, और इवन के कपड़े भी वेस्टर्न पहने हुए। तो वो कम से कम जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं जिन्होंने अमेरिका की बड़ी धुलाई कर दी अकॉर्डिंग टू देम, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। उनकी जो मिलिट्री की डॉक्ट्रिन है या मिलिशिया की जो डॉक्ट्रिन है वो वेस्टर्न डॉक्ट्रिन नहीं है, वो उनकी इंडिजिनस डॉक्ट्रिन है। और सम वुड आर्ग्यू कि बड़ी इफेक्टिव भी है। वैसे अमेरिका को इन्होंने मार मूर के भगाया नहीं था, अमेरिका जब तक वहां पे था तो काबुल पे अमेरिका ही बैठा हुआ था, वो तो जब वो चले गए तो ये पीछे से आ गए। तो चलें और सुना, इसमें इन्होंने बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंट बातें की हैं। that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that shows that how much of love you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, God have a different तहजीब में, don't you ever get, you belong to a superior ideology. तो बाहर के मुल्क में क्या अंब लेने जाते हैं वहां पे अगर वो बिलोंग करते हैं सुपीरियर आइडियोलॉजी से? ये क्या आइडियोलॉजी है क्या? मैं ख्याल ये भी बताएंगे आगे चल। A superior culture जो इकबाल ने भी कहा ना, अपनी मिल्लत पर कियास क़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये कौन सी कौम है रसूल हाशमी? सारों ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, इवन जो बाबा जी हैं दाढ़ी वाले उन्होंने भी गोरों के कपड़े पहने हुए हैं। ये कौन सी, ये क्या है ये? आप अफगानिस्तान के मुल्लाओं को बैठा हुआ देखते हैं तो वो कम से कम उन्होंने अपने कपड़े पहने होते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन कि अफगानिस्तान के लोग कंफ्यूज नहीं है, ये कंफ्यूज है। कहा जाता है कि the brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? ऐसे वो कितने खुश हो रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं, सारे बाहर के मुल्कों में जाकर रहते हैं। अच्छा, वहां पे भी जाके गांधी में जाते हैं, वो भी मौका मिलेगा तो बात करेंगे इस पे। Is it not the brain gain which has taken place? Brain That we gain? have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? एम्बेसडर, ये आपके एम्बेसडर? चलो जरा मैं आपको, अब आपने छेड़ ही दिया था, मैं आपको एम्बेसडर भी अपने दिखा देता हूँ कि कौन से एम्बेसडर्स हैं। ये पूरी दुनिया जो इनसे परेशान हुई हुई है वो क्यों हुई हुई है। चलें जी, हमारे एम्बेसडर्स बाहर के मुल्कों में जाके क्या करते हैं, 12 देखते o'clock, 12:30. हैं। Okay. Answer honestly. How old is the young girl that you're meeting? You say 30.
12:30. Thank you. 13 साल की बच्ची से मिलने आया ये दाढ़ी वाला मौलवी। Twice. 2 mistakes. 2 girls. 2 लड़कियों से मिलने हो? अच्छा जी, थ्रीसम। You are right. Yeah, no, I know it's my mistake. Both of them my mistake. अच्छा, both of them my mistake. अच्छा, एम्बेसडर्स चेक करते हैं जरा, और एम्बेसडर चेक करते हैं। ये ठहरो जरा। बाबा जी। What age are you? About more than 60, more than about touching to the 70. I think so. So you टचिंग 70, 70 साल। don't know your own age. You don't know how No, old. exact touching to it. So you're 69. That what? Almost. Yeah. Yeah. But you told the child. अच्छा, ये यहाँ से गए हुए हैं, ये वहाँ के बॉर्न नहीं। अभी जो वहाँ के बॉर्न है, जो दूसरी तीसरी जनरेशन, उनके भी कारनामे You आपको were दिखा only देता हूँ। 53, so why would a 69-year-old, what has a 69-year-old got in common with a 13-year-old? That is ये भी 13 साल की बच्ची से मिलने आया। अच्छा जी, मैं इस तरह की वीडियोस इकट्ठी करता था, फिर मैं थक गया और अब उसको ऑब्वियसली इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरा फोल्डर बना हुआ है, ये सारे पाकिस्तानी, सारे पेंडे पाकिस्तान से उठ के गए, सारे मोहम्मद आदिल, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद बीच में थोड़े से बंगाली भी हैं, मोहम्मद आमिर, ये मोहम्मद जहीर, ये सारे के सारे, ये चाचा, ये सारे के सारे लोग, ये हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर। और इन्होंने पूरे इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स की एक इतनी बड़ी तादाद है, ये देख लें कौन कौन है। ये सारे आपको, कुछ बीच में अफ्रीकन भी हैं, ये सारे आपको देसी अपने पाकिस्तानी हैं, बीच में एक सरदार जी भी हैं। मोस्टली 90% जो है, ये देख लें इनकी शक्लें, ये सारे के सारे मोमिन्स हैं, सारे के सारे। और इन्होंने क्या किया है, ये सारी इनकी विक्टिम्स हैं, सारी इनकी विक्टिम्स हैं, जिनके साथ इन्होंने जिनसी ज्यादतियां की, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से ये जो एम्बेसडर पाकिस्तान भेज रहा है सुपीरियर आइडियोलॉजी से इंफीरियर आइडियोलॉजी में, ये इसलिए भेज रहे हैं, एक तो रेमिटेंस भी भेजें और जाके वहां पे मजे भी करें। ये है इनकी असलियत। तो चले, ड्रामेबाजी करनी होती है, कोई बात करते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है। जो बड़ा पॉइंट है, ये कंफ्यूज लोग हैं। आगे चलते हैं। And if this is the brain drain, then we would like continue with this brain drain for an indefinite period of time. ओए होए होए। यानी लोग अपने डॉक्टरों को, इंजीनियरों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अपने मुल्क में रखते हैं। ये ह्यूमन कैपिटल जो होता है, वो उनको अपने मुल्क में रखते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी में, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मुझे भूल गया, वो 90s में एक पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो पढ़ा के हमने उनको बाहर भेजना है ताकि वो रिमिटेंस बेचे। अपनी वखरी इन लोगों की लॉजिकें इन्होंने लगाई हुई। अगेन, किसी चीज में ठीक नहीं, किसी चीज में इनकी पॉलिसी ठीक नहीं। और ये आर्मी चीफ का काम बनता है इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है ये क्लिप आपने मैंने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are अगर ये इतनी बड़ी बात है, तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, उतने इंडिया में भी रहते हैं। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा, कोई भी नहीं आना चाहेगा। कश्मीर की कहानी आपने बेची, मेरा जिसका नाम है कश्मीर इज जुगुलर वेन, इसका टाइटल मैं कश्मीर के ऊपर भी ये बात करेंगे। मैंने तो ये वाला क्लिप देखा, तो कश्मीरी भी जो है वो भी कहते हैं भाई हमने पाकिस्तान में नहीं आना, हमने अलहदा हो जाना। आपके पास भुखे नंगों के पास हम क्यों जाएं, कंफ्यूज मुल्क के पास क्यों है। कहानियां वही पुराने घिसे पिटे नजरिए अभी तक लोगों को बेची जा रहे हैं चूरन। तो बताते ना, दिखाते कि आपने दुबई बनाया, दिखाते आपने बड़ा कोई तुर्की बना दिया या मलेशिया इंडोनेशिया बना दिया। मलेशिया का भी एक रिवाइवल हुआ था, लेकिन खैर उधर भी फिर इस्लाम आ जाता है बीच में, वो पीछे लोग जाने लग जाते हैं। कुछ दिखाते हैं, तो दिखाने को आपके पास कुछ है नहीं, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that. अच्छा वैसे देखें कितनी गलत बात है ये जो हिंदुओं को डीमोनाइज कर रहे हैं कि हम नेशन एक है, हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब हिंदू रहते हैं, 50 लाख। वो ये इनकी बातें सुन के वो क्या सोचेंगे कि हम इस नेशन का हिस्सा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि आप यहाँ पे गलियों में कुत्ते ना लेके जाएं क्योंकि हमें इसमें गुस्सा चढ़ता। ईद की, रमजान की वीडियोस आई हुई हैं, लोगों को, गोरों को, जो नॉन मुस्लिम है उनको कहते हैं कि हमारे सामने खाना ना खाओ, आपकी जो खुशबुएं आ रही हैं उससे हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं। ये वो लोग हैं। इतने से हैं। बर्तानिया में 8% है, सारे ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन इनके सारों के अंदर कीड़ा है। अभी पूरे बर्तानिया में भी बहुत सारी मस्जिदों में इनको इजाजत दे दी है लाउड स्पीकर पे अजान देने की। इधर लेकम्बा सिडनी का एक सबर्ब है, उधर भी इजाजत दे दी है अजाने देने की। अगेन चलो, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो तो चले एक डफर है ना, उसने तो दुनिया को नहीं देखा, वो तो कहता है कि अहमदी कुत्ता, हिंदू कुत्ते और ये क्रिश्चियन चूड़े और ये चीजें, चलो वो तो एक डफर है ना उसको। ये जो बाहर के बैठे हुए हैं, ये कितने बड़े मुनाफिक हैं कि बाहर जाके उनको कहते हैं कि अपने रिवाज बदलो, हमें फैसिलिटेट करो, और पाकिस्तान हमारे में रहा पे किसी को हिलने नहीं देना। कैसे, ये क्या लोग हैं, इसमें क्या बंदा बात, इतनी चीख के इनके अंदर से थोड़ी सी भी मुनाफ की बू नहीं आती। इसका बड़ा घिसा पिटा इनका जवाब है, नहीं वो पाकिस्तानी है, हम उनको एज अ माइनॉरिटी समझते हैं, यानी एज अ अकलियत समझते हैं, जो इस्लाम में उनको हकूक दिए गए। तो चलें जरा आपको इस्लाम में इनके
کے حقوق بھی دکھا دیتے ہیں کیا حقوق ہے ان کے اسلام میں. یہ ہے سنہری اصول اسلام میں ان کے. صحیح بخاری کی 4123ویں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے حسن کو کہا گالیاں دو ان کو اپنی نظم سے, یعنی نظمیں لکھو ان کے خلاف, یہودیوں کو گالیاں دو ان کو. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ ہے رسول اللہ نے کیا کہا دھمیوں کے, یہ دھمیوں کے بارے میں کہ ان کو سلام کے جواب میں, یعنی اچھا رسول اللہ کے زمانے میں جو دھمی کا اسٹیٹس ہے نا وہ صرف وہ پولیتھیسٹوں کو نہیں, جو بت پوجا کرتے تھے ان کو دھمی کا اسٹیٹس نہیں ملا. دھمی کا اسٹیٹس قرآن میں ملا تھا سابین کو, کرسچنز کو اور جیوز کو. سابین ختم ہو گئے, پھر بعد میں حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا تو پھر اس میں زورواسٹرینز کو بھی بیچ میں شامل کر دیا, اور پھر جب محمد بن قاسم یہاں پہ انڈیا میں آیا تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو کروڑوں کے قریب ہندو ہیں, ان کی تو ہماری بازویں تھک جائیں گے, ان کی گردنیں اتاری بہت انہوں نے بعد میں. یہ جو پورا اسلام کی فتوحات کا جو سلسلہ چلا, تو یہ اسلام میں مائنورٹیز کے رائٹ ہے. ٹھہرو ذرا. اور جو دھمی کو جو ٹیکس دینا پڑتا, مسلمان تو 2.5% ٹیکس دیتا ہے, دھمی کا ٹیکس کیا تھا جی, جب فتح خیبر ہوئی, یعنی جب خیبر کے یہودیوں کو مار کے ان کی زمین ہتھیا لی گئی, تو ان کو کہا کہ تم یہاں پہ رہ سکتے ہو ایک شرط پہ کہ آدھی فصل جو ہے نا, آدھی فصل وہ ہمیں ایز اے ٹیکس دو. 50% ٹیکس لگایا رسول اللہ نے. تو یہ بھی حدیث چیک کر لیں, بڑی مشہور حدیث ہے. اس کی آپ کو انگلینڈ میں ایگزامپلیں بھی مل جاتی ہیں جہاں پہ وہ اٹھا کے لوگوں کو گلی میں مسلمان یہودیوں کو تنگ فزیکلی کر رہا ہے. کیا ہے جی کہ جب بھی یہودی تمہیں سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب نہ دو اور اس کو نیروسٹ پارٹ آف دا اسٹریٹ میں رکھ دو. یہ محاورتاً بات نہیں ہے, اس کو تنگ کرو, اس کو ذلیل کرو. وہ کیوں کرو جی, کیونکہ اس کا حکم قرآن میں ہے. کیا ہے جی اس کا حکم قرآن میں؟ سورہ توبہ کی 29ویں آیت ہے کہ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, یعنی جوز اور کرسچن سے جنگ کرو, ان سے تک کوئی ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, یعنی جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں اس کو بھی وہ حرام سمجھے دھون سا, اور دین حق کو اپنا نہیں لیتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر چھوٹے بن کر نہ رہیں, یعنی کئی جگہوں پہ سب ہے کہ ہیوملیٹ ہو جائیں, anyway, چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے. جزیہ کیا ہے جی, جزیہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. جزیہ مسلمان تو دیتا ہے 2.5% ٹیکس, کافر کیا دے گا؟ خیبر کے یہودیوں کو دھوکے سے مار دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا اور پھر ان کی زمین ہتھیا لی گئی, تو جو بچے ان کو کیا کہا کہ تم یہاں پر اس شرط پہ رہ سکتے ہو کہ اپنی 50% ٹیکس دو, اپنی آدھی جو تمہاری کھیت کھلیان سے جو تمہاری کراپس نکلتی ہیں آدھا ہمیں دو 50% ٹیکس. یہ اسلام ہے. جب یہ کہتے ہیں نا آپ کو کہ وہ جی نہیں وہ ہے پاکستانی ہے لیکن مائنورٹی کے طور پہ رہیں گے, ان کو مائنورٹیز کے رائٹس, ان کو اسلام, یہ جس طرح ان کا کانسٹیٹیوشن اسلامک ہے نا, کانسٹیٹیوشن ہمارا 1400 سال پہلے لکھا جا چکا ہے, اسی طرح کا ان کے مائنورٹی کے رائٹس بھی ہیں. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ یار ان کو تو اپنے اسلام کا خود ہی نہیں پتا, لیکن اسلام کا تیر ماری, اسلام کا بول بالا کیے جائیں گے ہر وقت. یہ پاکستان کا سب سے طاقتور انسان اس طرح کی باتیں کر, اس کا کام بنتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آگے سنیے. Incessant struggle to create this country. Our forefathers یہ پاکستان کا وزیر اعظم, کٹ پتلی وزیر اعظم, اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ساری جو شعلہ بیانی سے جو تقریر کر رہے ہیں انہی کے ہاتھ میں طاقت ہے. they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how پاکستان اتنا اچھا پاکستان ہے تو واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ مغرب کے ملکوں میں کیوں گند مچایا ہوا ہے؟ to defend it. یہ تالیاں میرا خیال یہ جو خاتون ہیں وہ امپریس نہیں ہو رہی, انہوں نے کوئی تالی نہیں How ماری. to defend it. وہ یہ سارے ویسٹرن کپڑے پہن کے سارے تالیاں مارے ہیں. آئی ہوپ شی از ناٹ, نہیں ان کا بھی یہ نیچے ہاتھ ہے میرا, پتہ نہیں. سارے مولوی داڑیوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ایک بھی یہ اچھا یہ مولوی ہے جس نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے, اس کو فخر ہے صرف پاکستانیت. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan, and don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. وہ کھڑے ہو گئے, واہ واہ کتنا فخر ہے ان کو پاکستان پہ کہ پاکستان میں نہیں رہتے. اور کہانی پاکستان کی چیک کرو, کنفیوز کہانی ابھی تک چل رہی ہے. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ. طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا, اور جبکہ لو جی نیا ڈرامہ آ گیا. اس نے ریاست مدینہ اس لیے نہیں بولا کیونکہ وہ عمران خان بولتا تھا, لیکن نیریٹو آپ دیکھ لیں, نیریٹو چورن جو ہے عوام کو وہی بیچنا ہے. وہ ریاست مدینہ کہہ کے پھنس گیا, رگڑا گیا, اسلامی ٹچ دو. اب یہ نئے حافظ صاحب آ گئے, وہ کہہ رہے ریاست طیبہ. اس کا نام ہے یسرب, یا اہل یسرب لا مقام لکم فرجعوا. یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ کہ 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر.
अच्छा, पहले ये चूरन भेजा करते थे कि दो ही रियासतें हैं जो मजहब के नाम पे बनी है, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। वो इन्होंने डंडी मार दी। अब मेरा ख्याल नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि फिर लोग यही कहते हैं कि जब इधर दो कौमी नजरिया चल सकता है तो उधर क्यों नहीं दो कौमी नजरिया चल सकता। जब हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें हो सकती हैं, तो मुसलमान और यहूदी दो अलग-अलग कौमें क्यों नहीं हो सकती। इसराइल का भी नजरिया यही है ना भाई, हम इनके साथ नहीं रह, हमारी गर्दनें काटते हैं, हम क्या कर रहे थे, पिछले 1400 सालों से हमारी गर्दनें उड़ाते आ रहे हैं, हम नहीं रह सकते इनके साथ। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे नीचे लग के रहो। हालांकि इंडिया इनको ये नहीं कह रहा था, सेकुलर स्टेट थी इंडिया, अभी भी आधे मुसलमान उधर ही रहते हैं। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. Okay, sir. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? वो निकल गया। कौन सी डेस्टिनी है आपकी? आपको तो अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि आपने बनना क्या। इस्लाम का चूरन आप बेची जाते हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क बनते नहीं आप। मुझे बड़ा, मेरी वाकई दिली ख्वाहिश एज एन एथियस्ट, एज अ फॉर्मर पाकिस्तानी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में सही तरीके से शरीयत का नफाज होना चाहिए, इस्लाम सही तरीके से आना चाहिए, जैसा अफगानिस्तान। मरने से पहले मैं पाकिस्तान को एक ट्रू इस्लामिक स्टेट बनता देखना चाहता। ये ट्रू इस्लामिक स्टेट एक दफा बनेगी, जिस तरह ईरान ने 40 साल मजा चखा, और अब देखना कभी भी उसमें रेवोल्यूशन आएगा और उन्होंने मुल्लों को सड़कों पर घसीट के मारना, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये क्या है। ये जो सुपीरियर आइडियोलॉजी जो इसको कहते हैं, उस सुपीरियर आइडियोलॉजी में से सुपीरियर लोग क्यों नहीं निकलते, उसके अंदर से लोग क्यों निकलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो पूरी दुनिया में जाके गंद मचाते हैं। पूरी दुनिया कानों को हाथ लगा लेती है कि यार ये हमें नहीं चाहिए, निकालो इनको यहाँ से। अच्छा, और अब ये जो दहशतगर्द है, जब ये अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी का गला घोंट के उनको मारा गया, और जब अमेरिका ने अपना हाथ उठा लिया, अमेरिका ने कहा चलो ये तुम जंगली लोग हो भाई, हम इन जंगलियों को हम सिविलाइज्ड नहीं कर सकते, इनको हम डेमोक्रेसी नहीं दे सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी सिविलाइज्ड लोगों की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसको भी बनते बनते 50-60 साल लग जाते। खैर इधर तो वो भी फॉर्मूला फेल हो गया 70 साल से। यानी ये डेमोक्रेसी है जहां पे मुल्क का सबसे बड़ा फौजी लेक्चर दे रहा है, और आगे जो कठपुतली वजीर आजम है वो बैठ के तालियां मार रहा है। यानी चीफ ऑफ आर्मी का काम है इस तरह की बातें करता। तो खैर इधर तो डेमोक्रेसी इसीलिए फेल हो रही है ना, क्योंकि क्लैश है। इस्लाम डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए इस्लामी मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं चल रहा। तो वो वहां पे जीते नहीं, वो वहां से हाथ छोड़ के चले गए। लेकिन जब वो तालिबान उधर आए तो इन्होंने बड़ी खुशियां मनाई। उन्होंने कहा ओह जी बड़ा जबरदस्त काम हो गया। मैंने 2021 में जब वो आए थे 15 अगस्त को, 21 या 22 का था, 21 था शायद, तो उस वक्त की मेरी स्ट्रीम पड़ी हुई, मैंने कहा था ये खून के आंसू रोएंगे, हर लफ्ज अपना वापस लेंगे। और बात वही है कि जब वहां के लोग, जो सो कॉल्ड जमहूरियत थी, तो बात यह कि जब वहां के लोग जमहूरियत का तख्ता उलट के इस्लामी निजाम नाफिज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? वही तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो यही तो कह रहे हैं, जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं यहाँ पे नहीं बड़ा सब कुछ सही है। पता चल जाएगा, नजर ही आ रहा है कि हर नेबर मुल्क के साथ आपके हालात खराब होते जा रहे हैं। आपने एक रखा हुआ था ना एक बुगीमैन इंडिया को, ये है हमारा असली दुश्मन, इसको हम मारते रहेंगे। वो तो उन्होंने कहा चलो यार खसमान खाओ, जो मर्जी करो, हम आगे जा रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को लेके जा रहे हैं ऊपर 10 ट्रिलियन पे, और 2050 पे हम दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन बनते हैं नहीं बनते और बात है, या उसके करीब पहुंचते हैं, जो भी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन तो ठीक है ना। इधर क्या है, इधर इनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि आइन हमारा क्या है। 1400 साल पहले लिखा जा चुका है, या हम जरा थोड़ी सी तरामीम कर लें बीच में। यानी अगर 1400 साल पहले लिखा जा चुका है तो कुरान तो हरफ आखिर अल्लाह मियां का, उसमें क्या तरामीम की जरूरत है? तो ये आइनों को क्यों तरमीम करते रहते हैं बार बार? बिल्कुल फजूल। इतने कंफ्यूज है, नीचे के लोग कंफ्यूज हो, समझ में आ रही है, ऊपर की लीडरशिप पिछले 75 साल से कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं चल रहा उन्होंने मुल्क को किस तरह का बनाना। तो इसलिए अल्लाह मियां जी प्लीज, अगर आप हैं, पाकिस्तान को एक ट्रू इस्लामी मुल्क बनाए, इस्लामी अमारात बनाए, इस्लामी जमहूरिया। आपको पता है अफगानिस्तान वाले उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान क्यों नहीं कहते? रिपब्लिक तो है ही डेमोक्रेसी, इस्लाम में कौन सी डेमोक्रेसी है? पहले चार में से जो 3 खलीफे थे वो कैसे मरे थे? ऐसे ही थे, क्योंकि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया था। उस जमाने के हिसाब से आप कह सकते हैं ठीक था, जिसने फिर आगे जाके 1-2 साल पूरी दुनिया में खूब थरथल्ली भी मचाई। लेकिन हर आने वाली सिविलाइजेशन का जवाल भी होता है, और वो फिर आउटडेटेड हो जाती है। बड़ी दफा ये मैं कह चुका हूँ कि जो रोमन एम्पायर था, वही लोग, अगर जूलियस सीजर वापस आ जाए ऑगस्टस सीजर के साथ मिलके, और पूरी जो उनकी जो टॉप के बड़े वेस्पेशियन वगैरह जितने सारे इकट्ठे आके मिलके दोबारा से रोमन एम्पायर को रीबिल्ड करना चाहेंगे, तो नहीं हो सकता मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि दुनिया सारी बदल चुकी होती है। जो आपके पुराने निजाम होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं उसी तरह। लेकिन यहाँ पे अब क्या करें, क्योंकि डॉगमा है, और हाफिज भी हैं, वेस्टर्न कपड़े भी पहनने हैं, और फिर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी अपना। यानी यहाँ पे एक भी चीज मेड इन पाकिस्तान नहीं है इनके। ये जो कह रहे हैं हमारी सुपीरियर वेस्टर्न कपड़े आपने पहने हुए सारों ने, माइक उनका, हर चीज उनकी, आपने किया क्या, कंट्रीब्यूट क्या किया? अब फिर कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है। If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Oh,
वो इंडिया वाले तो आपको कभी कुछ कर ही नहीं रहे, आपने 3 दफा उनके साथ जंग की, तो बताएं क्या हुआ, तीनों दफा आप हारे हैं, अब यानी आपने आधा मुल्क भी गवा दिया, आप बात क्या कर रहे हैं? इंटिमिडेट वो करते नहीं है क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, और यही काम जो वो आपके कर रहे हैं, 75,000 पाकिस्तानी मार चुके हैं पिछले 10 सालों में, और अभी वो अपने घोड़े तैयार कर रहे हैं। कुरान की आयत है ना, घोड़ों को तैयार कर लो, और अल्लाह मियां अफगानिस्तान के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप तो इस्लामी मुल्क ही नहीं है। वेस्टर्न कपड़े, नाच गाने, ड्रामे, फिल्में चल रही हैं, शराबें भी चल रही हैं, इनकी अपनी पार्टियों में शराबें चलती हैं। वो अफगानी जो है वो असल मुसलमान है। आई विल रिस्पेक्ट द तालिबान फॉर ऑन एक बात पे मैं तालिबान की रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपने आइडियोलॉजी में क्लियर है, वो मुसलमान, वो इस्लाम को लेके आगे चल सारे डफर और बलोचिस्तान जो है, अच्छा। जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, और बलोचियों का लो तो पूछ लो, रेफरेंडम कराओ थे। जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। अच्छा, ऐसा झूमर है कि उसको बेचारों को उनके उसके चीथड़े करके कितने, मेरा ख्याल कोई 30,000 के करीब बलोचियों को अंदर किया हुआ है मिसिंग पर्सन में, और तकरीबन 30,000 के 35,000 पठानों को अंदर किया हुआ है आपने। ये झूमर आपका माथे का। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे? अगर 1500 में तो 30,000 के अंदर किए हुए। अच्छा, वो 1500 रह गए होंगे क्योंकि आपने 30,000 को अंदर कर दिया, उनको गुमशुदा कर दिया। वो एक मुझे वीडियो याद आ रही है, बहुत खतरनाक वीडियो थी, 2-3 साल पहले आई थी। कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग थी, उसकी छत पे वो एक बंदा वैसे ही जाता है और उधर वो देखता है लाशें, कोई 50-60 के करीब लाशें बलोचियों की, कटी पटी शलवारों कमीजों में, यानी उनके कोई, यानी कुछ भी उनको हेस्टली वहां पे फेंक के चले गए, और यानी वो जो इज्तिमाई कब्रें होती हैं वो भी नहीं बनाई, ये भी गवारा नहीं किया। वो बंदा फिर वीडियो बनाया, तो वो वीडियो वायरल हुई। मैं 2-3 साल पहले की वीडियो, मैंने उसको तब भी दिखाया नहीं था क्योंकि यूट्यूब पे आप दिखा नहीं सकते। वो आधी डिकम्पोज हुई हुई बॉडी। ये जो 1500 बंदों की जो आप बात कर रहे हैं, वो आपने मेरे ख्याल अंदर मार मूर के उनको इधर उधर करके वो 1500 बच गए होंगे, वैसे 1500 नहीं है। इसीलिए चाइना ने भी कह दिया कि भाई हम यहाँ पे नहीं आ सकते, आप तो बंदे ही मारी जा रहे हैं, हमारे उनके चाइनीज नेशनल ही मर जाते हैं। तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। चाला मारे दे। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. ये जोश कहाँ से आ रहा है? तो मुझे याद आ रहा है स्टालिन की एक एनकेवीडी के चीफ था याशोव, उसको ब्लडी ड्वार्फ के नाम से माना जाता। वो एनकेवीडी का चीफ था जो स्टालिन की सीक्रेट पुलिस थी। तो एक वो स्पीच दे रहा था, पीछे स्टालिन बैठा हुआ था, वो इसी तरह जोशीली बातें किए जा रहा था और पीछे से एनकी जो लोग ऑडियंस बैठी हुई थे ना, एनकेवीडी के जो ऑफिसर्स थे, वो आके एक एक बंदे को उठा के लेके जाए जा रहे थे। और फिर वो स्टालिन की जो पर्ज थी 1930s की, वो उसमें था। उसी तरह की पर्ज रिपीट की सदाम हुसैन ने उसकी एक स्पीच उसकी भी पड़ी हुई है, वो भी कैमरे पे है, 80s में समथिंग लगता है 70s 80s की, जिसमें वो सदाम हुसैन बैठा हुआ है और इसी तरह वो स्पीचेस दे रहा है, जोशीली स्पीचेस, और पीछे से लोग आके उनको उठाई जा रहे हैं। तो ये जरा इस तरह की स्पीच आप बलोचिस्तान में जाके देंगे तो इसी तरह वो भी उठाएंगे लोगों को। इट जस्ट सीम्स सो आर्टिफिशियल कि इस तरह की जो ये शोला बयानी जो होती है ना, ये शोला बयानी इस तरह की इसीलिए लोगों को जोश दिला रहे होते हैं क्योंकि अंदर से खोखले होते हैं। Balochistan, you think the 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the grave. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. जितनी मर्जी ड्रामेबाजियां कर लें आप, अगेन मुल्क जो होते हैं फौजों के ऊपर नहीं चलते, बड़ी बड़ी फौजें, बशर अल असद की सारी फौज भाग गई, उन्होंने ऑर्डर लेने से इनकार कर लिया। और वो किन से लिया? जो HTS थी वो भी मिले जुले थे, वो भी बहुत सारे शामी भी थे, लेकिन इधर उधर से भी थे, तुर्की ने उनको सपोर्ट किया हुआ था। लेकिन बशर की जो फौजें थी वो लड़ी ही नहीं उनके साथ। वो क्यों? क्योंकि जब आइडियोलॉजी खोखली हो जाती है, जो आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि जिसके ऊपर लोगों का बिलीफ नहीं रहता, और इस तरह के लोग जो एलीट के लोग होते हैं वो हमेशा तालियां मारते हैं। अभी रशिया में जो हो रहा है, 10 लाख के करीब रूसी सोल्जर्स मर चुके हैं और अब उसने एक और ड्राफ्ट किया 1 लाख लोगों को अंदर मजीद लेने का। तो जो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग के जो लोग हैं, वो जो टाइम पेंटो कोटो वाले हैं जिनके घरों तक जंग नहीं गई, वो इसी तरह तालियां मार रहे होते हैं पुतिन जब स्पीच कर। लेकिन जब वो देहातों से, साइबेरिया से, इधर उधर के एरिया से जब वो लोगों को उठा के फ्रंट पे फेंक रहे हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए, तो वहां पे बगावत होगी, वहां पर भी इसी तरह ही होगा और वो भी टूटेगा। तो ये ब्लफ एंड ब्लस्टर जो नजर आता है, ये बड़ी जल्दी गायब हो जाता है, ये धड़ाम करके एकदम से गिरता है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये आता हुआ नोबडी कैन सी इट, क्योंकि लोगों को जो टीवी के सामने नजर आ रहा होता है वो ये होता है, लेकिन जो निचले लेवल पे हो रहा होता है, जो इतना खून बह रहा होता है, इतनी लाशें गिर रही होती हैं, एक टिपिंग पॉइंट आता है कि लोग फिर उठ खड़े होते हैं। पीटीएम की जो मूवमेंट है वो 1500 है, वो तो बलोची नहीं, वो तो पठान है। वो भी क्या करते हैं, आपने इतने लोगों को उठाया, इतनों को मारा, लेकिन वो स्ट्रगल जो है चल रही है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूटे, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान खराब हो। मेरी जो असल जो मेरी ओरिजिनल जो मेरी ख्वाहिश है वो तो यही है कि पाकिस्तान एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी बने, एक मुहज़्ज़ब मुल्क बने। ये चूने आप मजहब के बेचते हैं, ये बेचना बंद करें लोगों को। ये
कादियानी कुत्ता तो चूड़ा तो हिंदू बनिया तो पता नहीं क्या क्या जो आप लोगों को सेकंड और थर्ड क्लास के जो टीयर्स आपने बनाए हुए हैं शहरियत के, उसको खत्म करें और वही करें जो आप खुद डिमांड करते हैं बाहर के मुल्कों में। अपने मुल्क को वैसा बनाएं जैसा बाहर के मुल्कों में आप डिमांड करते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी ही खराब है। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, अच्छा। those that who are sacrificing their lives on daily basis, आप नहीं करते, वो बेचारा जवान ही करता है। वो जैसे वो पुतिन भी यहाँ के यही कहता है, वी आर मेकिंग वेरी बिग सैक्रिफाइस, जो अब क्रेमलिन से निकलता नहीं है। उस दिन आपने क्या सैक्रिफाइस किया? वो तो गरीब का बच्चा मरता है, उसी को उसको ये चूना बेचा जाता है। बहन आप फिक्र ना करें, आपका बेटा मुल्क के लिए लड़ता हुआ शहीद हुआ है, सीधा जन्नत जाएगा। अच्छा, लड़के किसके खिलाफ लड़ा रहा है? तालिबान के खिलाफ, जो कह रहे हैं कि हमने इस्लामी शरीयत लानी है। ओ भाई, अल्लाह अगर है तो वो आपकी साइड पे नहीं होगा, वो उनकी साइड पे होगा। basis for your safety and security and for the well-being and defense country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. किसको बिलिटल करता है? The well-being and defense country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. उनको बिलिटल, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स बीच में डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल इनको भी नहीं आ रही, ये भी तालियां मार रहे हैं। मेरा ख्याल they just went with the enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all पाकिस्तान को हार्ड से, इनको अभी मजीद हार्ड बनाना है। हार्ड से मुराद मौसूफ का ये है कि इसको मजीद सिक्योरिटी स्टेट बनना है। फिर इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे हैं और वेलफेयर, इनकी डायरेक्शन इनको पता ही नहीं है इन्होंने लेके क्या जाना। और अगेन ही इज अ मिलिट्री मैन, ऑफ कोर्स ही वुड से दैट। all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law. They are fully of They are working as law. पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मकबूल लीडर है, उसको आपने जेल में तुन्ना हुआ है। उसके ऊपर आपने कौन सा केस किया? इद्दत का केस किया हुआ आपने उसके ऊपर। क्या आपने केस किए हुए उनके ऊपर? सारे झूठे पोलिटिसाइज केस आपने किए हुए, उसको अंदर डका हुआ आपने। उसकी बहनें बेचारी अपने भाई, यानी वो बड़ी पढ़ी लिखी हैं, इमरान खान की जो बहनें, पढ़ी लिखी औरतें बेचारी, वो भाई के लिए लड़ रही हैं ऐसे जैसे वो कोई, अब मैं क्या बोलूं इनके बारे में। इतना जुल्म इन्होंने किया हुआ है, इतने लोगों को, यूथियों को बेचारों को उठा के डंडे मारे इन्होंने। औरतें जो टिकटॉकर लड़कियां थी मिडिल क्लास के घरों की, उनको उठा उठा के इन्होंने अंदर लेके, ये फौज के जवान जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं कि किस तरह लोगों को उठा रहे थे पीटीआई वालों को, और उनको ये धमकियां दे रहे थे कि हरकतें अपनी बंद करो वरना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बूढ़ी माँ का रेप करेंगे। वो वीडियो पड़ी हुई है जब ये 9 मई हुआ था पाकिस्तान में, जब ये पूरा ये पीटीआई का जो हटा चला था इनके साथ। ये आपके लॉज, किनको चूरन बेच रहे हो आप, किनको बेवकूफ बना रहे हो आप। operational and everything is being done as per the constitution is a hard state. ये हार्ड स्टेट का मतलब क्या? सिक्योरिटी स्टेट है? व्हाट डज ही मीन बाय दैट? वो ये कोई ना हाफिज साहब ने कोई नई इख्तराएं मेरा ख्याल मार्केट में छोड़ दी हैं। नया कोई फिलोसफर आया हमारे पास, गया पाकिस्तान अगले 20 साल के लिए भी ये नई डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस हो रही है। मैं आपको बता दूं, मुशर्रफ ने दी थी ना इनलाइटेंड मॉडरेशन, व्हिच आई वाज एक्चुअली ऑन बोर्ड विद। वरना 80s में जो ज़ियाउल हक जो गंद खोल के गया था और 90s में रिकवरी की कोशिश की गई थी, वो नहीं हुई थी। फिर मुशर्रफ आया, ऑल्दो ही वाज अ मिलिट्री मैन, ऑल्दो ही हैड अ हार्ड स्टांस और ही वाज वेरी एंटी इंडिया, बट लेटर ऑन ही चेंज्ड हिज स्टांस और उन्होंने इनलाइटेंड मॉडरेशन की। ही एक्चुअली ट्राइड टू रिकवर पाकिस्तान, लेकिन अगेन आप रिकवर नहीं कर सकते जब तक आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज ही कंफ्यूज्ड हो। सो उन्होंने जो पाकिस्तान को रिकवर करने की कोशिश की, वो तो खैर फिर नाकाम हो गए, क्योंकि अगेन नथिंग कैन वर्क इन दिस कंट्री। अब ये जो मौसूफ आए हैं, इन्होंने हार्ड स्टेट को भी अब एज अ वर्च्यू सेल करना शुरू कर दिया कि सिक्योरिटी स्टेट बनानी है इसको। आई थिंक दिस इज व्हाट ही मींस बाय दैट, बट ही शुड हैव क्वालिफाइड इट। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा अच्छा। हूँ, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन तुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? Forwarded as received. That's actually a fair point. आपको बात वही करनी चाहिए जो वेरीफाई हो। So that's actually a fair point. और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन तो है पाकिस्तान में, इसमें कोई पूरी दुनिया में ही है, नो बिग डील। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Government stand on Kashmir is absolutely clear. अच्छा। It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. कौन सी कर रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा। मैं तो जितने इंडियन कश्मीरियों से मिला हूँ बाहर, कभी कोई किसी ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते। और अब तो जो अलहदा का जो उनकी मूवमेंट थी वो भी खत्म हो गई है, तो उसका भी उनको
इतना कोई शौक नहीं रहा। मुझे तो कोई नहीं मिला भाई कश्मीरी ऐसा, मैंने तो बहुत सारों को देखा। बाहर के मुल्कों में तो मिल लेते हैं, पाकिस्तान में तो अच्छा ये सारे जो तालियां मार रहे हैं ये बाहर के मुल्कों में रहते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, इन्होंने कभी किसी इंडियन कश्मीरी से बात नहीं की। विलफुल इग्नोरेंट इसको बोला जाता है, विलफुल इग्नोरेंट। And we have fought 3 wars for Kashmir. Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. क्या वर्ड यूज किया? So it's not a question. क्या वर्ड यूज किया? अच्छा फिर ये किधर दी है इसने? अच्छा ये मुझे वैसे पता नहीं चल रहा है ये कहाँ पे दी है इन्होंने स्पीच। मेरा नहीं ख्याल कनाडा में दी होगी इतनी बड़ी। और वैसे जहाँ पे इन्होंने अपने वर्ड्स को मिन्स करना होता है ना, वहाँ पे मिन्स कर जाते हैं। कहते हैं मैंने सपोर्ट किया गजा के मुसलमानों के लिए इन स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है। हमारी मेमोरी भी रिफ्रेश कर देते, यहाँ पे बता देते कि कैसी सपोर्ट कर रहे हैं। हम जरा एयर कवर दे रहे हैं, हम वहाँ पे अपने 10 लाख जवान भेज रहे हैं, जो बच्चों के चीथड़े इसराइल उड़ा रहा है उनकी हेल्प के लिए, हमास को हेल्प करने के लिए हम भेज क्या कर रहे हैं? हाँ सॉरी ये था मतलब हम KFC की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम डोमिनोज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है। So now, when will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. अच्छा The question is how fast and how quickly can you rise? अच्छा चले हम That is देखते the हैं, question. चले हम देखते And हैं। we will definitely guide the country to occupy rightful position in the committee of the nation. You come across difficulty, face it, stand before that difficulty and overcome that difficulty and chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. कहाँ प्रॉमिस की है? कुरान में लिखा है, हदीस में, कि क्या कहाँ प्रॉमिस? आप खुद ही बनाई जाते हैं बातें, खुद ही बॉल कराते हैं, खुद ही छक्का मारते हैं, खुद ही सिग्नल दे देते हैं, खुद ही कैच भी पकड़ लेते हैं, खुद ही नो बॉल भी कह देते हैं। क्या है ये? Will be there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। चलेंगे जोशीली बात है। I don't know what to say. आपने देख ली पोंगियों पे पोंगियां, पोंगियों पे पोंगियां। Anyway, ये थे पाकिस्तान के डिफेक्टो लीडर, उनकी स्पीच जिसमें उन्होंने इंडिया को पेलने के लिए हिंदुओं को पेल दिया और ये भूल गए कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का दोबारा से 2 कौमी नजरिया रिवाइव कर दिया और दुनिया को बता दिया कि हम एक बिगेटेड और डिस्क्रिमिनेटरी नेशन है। हमारी जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो है ही ये कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम सुपीरियर हैं, लेकिन हम जाएंगे बाहर के मुल्कों में। और नया फलसफा छोड़ दिया कि जो पाकिस्तान से जो काबिल लोग, वैसे काबिल तो नहीं गए हुए, बहुत सारे मेरे जैसे कोई होंगे थोड़े बहुत काबिल, लेकिन जो बाहर जाते हैं पाकिस्तान के जो काबिल लोग, वो ब्रेन ड्रेन नहीं, वो ब्रेन गेन है। दुनिया का कोई मुल्क ये इस बात पर खुश नहीं होता कि उसके काबिल लोग बाहर के मुल्क में चले जाए। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है। चाइना जब तरक्की कर रहा था तो चाइना ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, अमेरिका, इंग्लैंड और बाहर के मुल्कों में, और उनकी सबसे ज्यादा रेशियो थी वापस जाने। पाकिस्तानी जो बाहर आते हैं वो वापस नहीं जाते। मैं तो वापस नहीं गया था, क्योंकि जाहिर बात है उस मुल्क में, हालांकि उस वक्त मैं एथियस्ट भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी नहीं गया था कि क्या है वो कोई मुल्क है। मुझे पहले ही नहीं पसंद था, टूटी सड़कें, मिट्टी कट्टा, कीचड़, सैलाब आ जाना, लाइट 10-10 घंटे चले जाना। आई वाज़न्ट बोर्न फॉर दैट कंट्री। तो एनीवे, ये जो सारे जो बैठे हुए थे चबड़गंजे, सारे वेस्टर्न सूट पहन के, आई थिंक मे बी पीपल नीड सम सॉर्ट ऑफ अ मिथ टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। मे बी दैट्स द रीजन। लेकिन वो मिथोलॉजी जो होती है फाउंडेशनल, उसकी शायद कोई वैल्यू, जैसे हरकुलिस वगैरह की या आपकी इंडिक मिथ्स हैं, हर मुल्क की थोड़ी सी मिथ्स होती हैं, लेकिन वो उनसे कोई मॉरल वैल्यूज वो लेते हैं, उनकी बेस के ऊपर वो मॉडर्न स्टेट्स को नहीं बनाते, लेकिन इस्लामी टच भी देना होता है। एनीवे, यू सॉ द स्पीच, दैट वाज एन एब्सर्ड स्पीच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।